नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके हिंदी न्यूज। मेरा नाम है राधेश्याम। आज शक संवत 1947 है और विक्रम संवत 2082 है। आज बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज तारीख है 23 अप्रैल 2025 और वार है बुधवार। जय जय श्री राधे। चलिए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की मुख्य खबरों पर। पहलगांव में आतंकी हमला, मासूम नागरिकों को बनाया गया निशाना, बताएंगे पूरी खबर। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का पुनर्गठन, 200 से अधिक नई भर्तियां होंगी, बताएंगे पूरी खबर। नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ेंगी नई 68 किलोमीटर रेलवे लाइन, विकास को मिलेगी रफ्तार, बताएंगे पूरी खबर। किसानों की बल्ले बल्ले, यमुना प्राधिकरण का बड़ा कदम, 13,300 एकड़ जमीन खरीदेगा ईडा, अलीगढ़ में बनेगा लॉजिस्टिक हब, बताएंगे पूरी खबर। योगी सरकार का बड़ा कदम, 22,400 करोड़ का विंध्य एक्सप्रेस वे पूर्वांचल की बदलेगी तस्वीर, बताएंगे पूरी खबर। सीटीईटी जुलाई 2025 नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा, लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होगा, बताएंगे पूरी खबर। संत प्रेमानंद महाराज जी की पदयात्रा के समय में बदलाव, भक्तों की आस्था अटूट, बताएंगे पूरी खबर। उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी का प्रकोप, पारा 42 डिग्री पार, लू का येलो अलर्ट जारी, बताएंगे पूरी खबर। गाजियाबाद के हरिद्वार का सफर होगा आसान, नया रेल मार्ग जल्द शुरू, बताएंगे पूरी खबर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर ही आती हैं। चलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगांव में मंगलवार को एक दर्दनाक आतंकी हमला हुआ, जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। वाइसरन के मनोरम घास के मैदान के पास हुए इस कायराना हमले में आतंकियों ने धर्म के नाम पे बेगुनाह नागरिकों को निशाना बनाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सैन्य वर्दी में आए आतंकियों ने पर्यटकों से उनके पहचान पत्र पूछे और फिर उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। आतंकी धर्म पूछ पूछ कर लोगों को मार रहे थे। इस बर्बर हमले में अब तक 26 लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिनमें 2 विदेशी पर्यटक भी शामिल हैं और करीब 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। आशंका है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। घटना की जानकारी मिलते ही सुरक्षा बलों को मौके पर भेजा गया और इलाके में घेराबंदी की और तलाशी का अभियान शुरू कर दिया गया है। हालांकि हमलावर पहाड़ी इलाकों की ओर भागने में सफल रहे। इस घिनौने कृत्य की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली है, जो लश्कर-ए-तैयबा का सहयोगी संगठन है और जिसका सरगना पाकिस्तान में बैठा शेख सज्जाद गुल है। इस हमले ने एक बार फिर कश्मीर के आतंकवाद को नापाक मंसूबों को उजागर कर दिया है, जहां शांति और सौहार्द को भंग करने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपनी ढांचे को नए सिरे से व्यवस्थित करने जा रहा है। लगभग 30 वर्षों के बाद बोर्ड के काडर का पुनर्गठन किया जाएगा, जिसके तहत 200 से अधिक नई भर्तियां होने की संभावना है। इसका विस्तृत खाका तैयार किया जा रहा है। दरअसल 1995 के बाद बोर्ड के कार्यों में कई गुना वृद्धि हुई है। पंजीकृत उद्योगों की संख्या 7,000 से बढ़कर 55,000 से अधिक हो गई है, जबकि तकनीकी और गौर तकनीकी सर्वंग और लगभग 40% पद खाली पड़े हैं। प्रदूषण की बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में प्रदेश के सभी 75 जिलों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय खोलने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में केवल 28 जिलों में ही कार्यालय कार्यरत हैं, जिनमें पूरे प्रदेश में प्रभावी रूप से कार्य संचालन में कठिनाई आ रही है। मुख्यमंत्री के इस निर्देश के बाद बोर्ड के अधिकारी काडर पुनर्गठन की तैयारियों में जुट गए हैं, क्योंकि नए कार्यालयों में कर्मचारियों की नियुक्ति आवश्यक होगी। बोर्ड मुख्यालय में भी कई नए अनुभाग गठित किए जाने हैं, जिनमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तरल अपशिष्ट प्रबंधन, खतरनाक अपशिष्ट, ई वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। कर्मचारियों की कमी के कारण मुख्यालय स्तर से इन सभी कार्यों को प्रभावी निगरानी में नहीं हो पा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार का ध्यान नए उद्योगों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने पर है, जिसके लिए उद्योगों का पर्यावरणीय अनुमति संबंधी आवेदनों का समय पर निस्तारण करना भी आवश्यक है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए काडर पुनर्गठन का निर्णय ले लिया गया है। 1995 की तुलना में पंजीकृत उद्योगों की संख्या में 8 गुना से अधिक की वृद्धि को ही इस फैसले का एक महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है। यह पुनर्गठन निश्चित रूप से प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण और प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएगा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से होकर गुजरने वाली एक नई 68 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास और कनेक्टिविटी को एक नया आयाम देने के लिए तैयार है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना न केवल लाखों यात्रियों के लिए यात्रा को सुगम बनाएगी, बल्कि मार्गों की निर्बाध आवाजाही को भी सुनिश्चित करेगी, जिससे क्षेत्र में व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलेगा। यह नई रेलवे लाइन जो जल्दी ही दिल्ली और हावड़ा और दिल्ली मुंबई जैसे महत्वपूर्ण रेल मार्गों को आपस में जोड़ेगी।
रूदी से शुरू होकर चोला तक जाएगी और सीधे नोएडा एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल से गुजरेगी। इस रणनीति संयोजन से गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और अलीगढ़ जिलों के लाखों निवासियों को सीधा लाभ होगा, जिससे इन क्षेत्रों में हवाई अड्डे तक पहुंच काफी आसान हो जाएगी। उत्तर मध्य रेलवे ने इस परियोजना के आगे बढ़ाते हुए यमुना प्राधिकरण यीडा से अंतिम मंजूरी प्राप्त कर ली है। रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है और इस पूरी परियोजना पर लगभग 2350 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। खास बात यह है कि नई रेलवे लाइन नोएडा एयरपोर्ट को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे IGI से भी जोड़ेगी, जिससे यात्रियों और माल ढुलाई के लिए एक महत्वपूर्ण लिंक स्थापित होगा। पलवल के पास रूदी स्टेशन से शुरू होकर बुलंदशहर के चोला स्टेशन तक बनने वाली यह लाइन नोएडा एयरपोर्ट पर यात्री और माल की ढुलाई को सरल बनाएगी। यमुना प्राधिकरण ने इस रेलवे लाइन के अलाइनमेंट को मंजूरी देते हुए महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं ताकि यह औद्योगिक और बहुउपयोगी क्षेत्रों के विकास में बाधा न बने। इस परियोजना के तहत चोला और रूदी के बीच विभिन्न स्थानों पर रेलवे स्टेशन स्थापित किए जा सकते हैं, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और भी मजबूत होगी। यह नई रेलवे लाइन सुनिश्चित रूप से नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एक प्रमुख लॉजिस्टिक में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यमुना प्राधिकरण अब विकास की नई राह पर अग्रसर है, जिसके तहत गौतम बुद्ध नगर और अलीगढ़ के 41 गांवों में किसानों के सीधे 13,300 एकड़ जमीन खरीदने की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्राधिकरण के CEO अरुणवीर सिंह ने बताया है कि हाल ही में बोर्ड की बैठक में 9200 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया था, जिसमें 5000 करोड़ रुपए विशेष रूप से भूमि अधिग्रहण के लिए आरक्षित किए गए हैं। क्षेत्र में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आने से निवेश की अपार संभावनाएं बन गई हैं और देशी विदेशी कंपनियां यहां अपनी इकाइयां स्थापित करने की गहरी रुचि दिखा रही हैं। इसी क्रम में अलीगढ़ में एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक हब भी प्रस्तावित है। इन विकास परियोजनाओं को गति देने के लिए 36 गांव गौतम बुद्ध नगर और 5 गांव अलीगढ़ को चिन्हित किए गए हैं, जहां से जमीन खरीदी जाएगी। किसानों की से जमीन खरीदने की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी। प्राधिकरण ने किसानों को भी राहत देते हुए यह सुनिश्चित किया है कि जमीन का बैनामा होते ही उन्हें 3 महीने के भीतर 7% आबादी भूखंड आवंटित कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, प्राधिकरण का दावा है कि 1 वर्ष के भीतर इन भूखंडों पर सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं भी विकसित कर दी जाएंगी। अलीगढ़ के टप्पल में लगभग 250 एकड़ क्षेत्र में 640 करोड़ रुपए के निवेश का एक अत्याधुनिक लॉजिस्टिक हब विकसित किया जाएगा। इस हब में 1200 वेयरहाउस और 6 से अधिक अन्य भंडारण केंद्र होंगे, जिससे क्षेत्र में लगभग 10,000 रोजगार के अवसर सृजित होने की उम्मीद है। लॉजिस्टिक हब आयात और निर्यात होने वाले सामानों के भंडारण के लिए महत्वपूर्ण केंद्र साबित होगा। यमुना विकास प्राधिकरण का यह कदम सुनिश्चित ही क्षेत्र में औद्योगिक और आर्थिक विकास को नई ऊंचाइयों का प्रदान करेगा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक और महत्वाकांक्षी एक्सप्रेसवे परियोजना पर काम कर रही है, जिसका नाम है विंध्य एक्सप्रेस। यह एक्सप्रेसवे न केवल प्रदेश के 5 जिलों को जोड़ेगा, बल्कि छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसी पड़ोसी राज्यों के साथ भी बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करेगा। 22,400 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह 320 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विंध्य एक्सप्रेस प्रयागराज से शुरू होकर मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र तक जाएगा। इसके साथ ही एक 100 किलोमीटर लंबा विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे भी बनाया जाएगा, जो चंदौली से गाजीपुर तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। इस लिंक एक्सप्रेसवे पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस परियोजना का उद्देश्य न केवल आवागमन को सुगम बनाना है, बल्कि क्षेत्र के औद्योगिक और पर्यटन को भी बढ़ावा देना है। नीति आयोग भी इस क्षेत्र को एक धार्मिक और आर्थिक गलियारे के रूप में विकसित करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही, चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर शामिल हैं। विंध्य एक्सप्रेसवे निर्माण के मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र की सड़क कनेक्टिविटी में सुधार होगा। यात्रा का समय 3 से 5 घंटे तक कम हो जाएगा, जिससे आवागमन तेज और सुविधाजनक होगा। पूर्वांचल में औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी, विशेषकर SSME और कृषि आधारित उद्योगों में यह एक्सप्रेसवे ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में मुख्य धारा से जोड़ेगा और विंध्य, बुंदेलखंड और पूर्वांचल के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों तक पहुंच को आसान बनाकर पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देगा। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE जल्द ही CTET जुलाई 2025 सत्र के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करने वाला है। ताजा जानकारी के अनुसार नोटिफिकेशन 25 अप्रैल के आसपास जारी किया जा सकता है, जिससे उम्मीदवारों को लंबा इंतजार खत्म हो जाएगा। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार CTET परीक्षा के लिए 25 लाख से अधिक अभ्यर्थी आवेदन करेंगे और परीक्षा जुलाई के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएगी। DLED, BTC और BEd
योग्यताधारी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक स्तर की सीटीईटी परीक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे। सीटीईटी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आरक्षित वर्ग ओबीसी, एससी, एसटी के उम्मीदवारों को 150 में न्यूनतम 82 अंक और सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 90 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। इस परीक्षा में कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। सीबीएसई वर्तमान में बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन कार्य में व्यस्त है और मई के पहले सप्ताह तक 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी करने की तैयारी में है। कार्यभार अधिक होने के कारण सीटीईटी नोटिफिकेशन में थोड़ी देरी हुई है, लेकिन अब जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है। सीटीईटी से जुड़ी किसी भी नई जानकारी के लिए आप सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर रख सकते हैं। वृंदावन की भक्तिमय धारा पर संत प्रेमानंद महाराज की प्रसिद्ध पदयात्रा में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। पहले रात्रि 2 बजे शुरू होने वाली यह आध्यात्मिक यात्रा अब सुबह 4 बजे से आरंभ हो रही है। यह परिवर्तन मुख्य रूप से संत प्रेमानंद महाराज जी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है। हाल ही में महाराज जी की तबीयत का कुछ नासाज थी, जिसके कारण पदयात्रा को 5 दिनों के लिए स्थगित करना पड़ गया था। स्वास्थ्य में आंशिक सुधार के बाद अब यह पदयात्रा पुनः शुरू हो गई है, लेकिन इसके समय में बदलाव किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस बदलाव का भक्तों पर अटूट आस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आज भी हजारों श्रद्धालु रात से ही सड़कों के किनारे बैठकर अपने प्रिय संत के दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दिल्ली से आए एक भक्त राहुल ने कहा कि महाराज जी जिस भी समय यात्रा करें उनके दर्शनों के लिए बेसब्र तत्पर हैं, क्योंकि यह इनके लिए समय नहीं बल्कि गहरी आस्था का विषय है। इससे पहले वृंदावन की पवित्र भूमि पर एक बार फिर भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंग गई, जब संत प्रेमानंद महाराज जी की रात्रि पदयात्रा फिर से शुरू हुई। विश्व भर से आए भक्तों ने आंखें अपने प्रिय संत के दर्शन पाकर कृतज्ञता और आनंद के भर उठी। कुछ समय पूर्व स्वास्थ्य कारणों के साथ पदयात्रा को स्थगित होने से भक्तों में निराशा आई थी, क्योंकि महाराज जी सुबह के समय केवल गाड़ी से ही निकल रहे थे। लेकिन जैसे ही पदयात्रा के पुनः आरंभ होने की खबर फैली, पूरे वृंदावन में खुशी की लहर दौड़ गई। रविवार की देर रात भक्तों ने छठीकरा मार्ग स्थित महाराज जी के आवास श्री कृष्ण शरणम से लेकर रमन रेती मार्ग स्थित श्री राधा हितकेली कुंज आश्रम तक पूरे रास्ते को रंगोली और दीपों से सजाया। जैसे ही महाराज जी पदयात्रा के लिए अपने आवास से निकले, हजारों भक्तों ने जयकारों और भजनों की मधुर ध्वनि से उनका भव्य स्वागत किया। जय जय श्री राधे। उत्तर प्रदेश में गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। अप्रैल के तीसरे सप्ताह के पहले ही दिन सोमवार को गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है, क्योंकि इस सीजन में पहली बार पारा 42 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। आगरा इस तपिश में सबसे अधिक झुलसा और प्रदेश में सबसे गर्म शहरों की सूची में 6ठे स्थान पर रहा। वहीं प्रयागराज और वाराणसी प्रदेश के सबसे गर्म शहरों में दर्ज किए गए। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 3 दिनों तक गर्मी से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। आशंका जताई जा रही है पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसके साथ लू चलने की भी प्रबल संभावना है, जिसके चलते येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि पिछले 15 दिनों में अधिकतम तापमान केवल गाजियाबाद और आसपास के क्षेत्रों में श्रद्धालुओं के लिए हरिद्वार की यात्रा अब और भी सुगम होने वाली है। मुजफ्फरनगर और रुड़की के बीच नई रेलवे लाइन का निर्माण पूरा हो गया है, जिससे हरिद्वार जाने वाली ट्रेनें अब देवबंद और सहारनपुर के लंबे मार्ग की बजाय सीधे चलेंगी। इस नए रूट से न केवल ट्रेनों की लगभग 40 किलोमीटर की दूरी कम होगी, बल्कि यात्रियों के समय की भी बचत होगी। वाराणसी में भी ट्रेनें इसी सीधे मार्ग से अनुसरण करेंगी। रूट छोटा होने से यात्रियों के किराए में कमी आने की संभावना है और उम्मीद है कि अगले महीनों से इस नए मार्ग पर ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। वर्तमान में दिल्ली आनंद विहार से गाजियाबाद होते हुए हरिद्वार जाने वाली वंदे भारत ट्रेन को लगभग 3.5 घंटे लगते हैं, जबकि हरिद्वार एक्सप्रेस जैसी अन्य ट्रेनों को प्रचंड 5 घंटे तक का समय लग जाता है। इन ट्रेनों को मुजफ्फरनगर के बाद देवबंद और सहारनपुर के रास्ते रुड़की होकर हरिद्वार पहुंचना पड़ता है, जिससे दूरी काफी बढ़ जाती है। इस पुराने रूट से गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर के यात्रियों को सबसे ज्यादा परेशानियां होती थी। अधिक समय लगने के कारण कई लोग निजी वाहनों या बसों से हरिद्वार जाना पसंद करते थे। वर्ष 2007 से इस नए रेल मार्ग पर काम चल रहा था, जो अब आखिरकार पूरा हो गया है। नॉर्दर्न रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया है कि 29 किलोमीटर लंबे नए ट्रैक पर 122 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन चलाकर ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। उम्मीद है कि अगले महीने से नंदा देवी वातानुकूलित हरिद्वार एक्सप्रेस, योगा एक्सप्रेस समेत कई महत्वपूर्ण ट्रेनें गुजरेंगी। हालांकि सोमवार को दिल्ली समर स्पेशल समेत कई अन्य ट्रेनें गाजियाबाद स्टेशन पर अपने निर्धारित समय से काफी देरी से पहुंची, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। फिर भी हरिद्वार के इस नए सीधे रेल मार्ग की शुरुआत निश्चित रूप से लाखों यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत लेके आया है। तो दोस्तों, यह थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा धमाकेदार खबरें। अगर आप चाहते हैं कि पूरी यूपी की हर खबर सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलते हैं अगली खबरों के साथ।
तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रखिए। जय जय हिंद, जय जय भारत, जय जय श्री राधे। धन्यवाद।